गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस त्यागी एमईसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेम का टॉपिक कटिंग टूल, ज्योमेट्री एंड नोमेनक्लेचर। इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें हमने कटिंग टूल्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री और नोमेनक्लेचर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेम के स्टूडेंट्स प्रोडक्शन, आरएसी, मेंटेनेंस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, ये से एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मतलब एक ऐसा टूल जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी कटिंग एज होती है, यानी कि एक ही एज से वर्क पीस की कटिंग होती है, जो मैंने यहां पर अभी हाईलाइट की है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स इस फिगर में हमको दिख रहे हैं। ये सभी पैरामीटर्स एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारी कटिंग या मशीनिंग जिसको हम बोल सकते हैं उसको इफेक्ट करते हैं या उस पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये नोज रेडियस है, जहां पर आपकी दोनों कटिंग एजेस आकर मिल रही हैं। लास्ट जो वीडियो हुआ था उसमें हमने ये सारे जो सरफेसेस हैं, एजेस हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारी साइड कटिंग एज है और ये एंड कटिंग एज है। तो ये दोनों जहां पर आकर मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोज रेडियस। ये जो एंगल है, ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा रेक एंगल है, जिसको हम बैक रेक एंगल या एंड रेक एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद ये यहां पर साइड रेक एंगल है, जो ये एज पीछे की तरफ में इंक्लाइंड है। ये यहां पर साइड रिलीफ एंगल है। ऐसे ही ये साइड कटिंग एज एंगल, यहां पर ये एंड रिलीफ एंगल, इसको हम क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। ये एंड कटिंग एज एंगल। तो हम एक एक करके इन सभी एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस टूल का, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ऑर्थोग्राफिक व्यूज हम बना लेते हैं। तो ये इस टूल के ऑर्थोग्राफिक व्यूज हैं। ये है फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। तो इससे हमें समझने में आसानी होगी कि ये टूल में एंगल्स कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जब हम इसको फ्रंट से, यानी कि ये हमारा फ्रंट है, इस डायरेक्शन में जब हम देख रहे हैं तो ये वाली एज पीछे की तरफ जा रही है, जो यहां पर ये है। और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं बैक रेक एंगल। और ये जो सरफेस है, ये यहां पर जो है, ये जो एंगल है, ये हमें दिख रहा है, इसको फ्रंट रिलीफ या फिर एंड रिलीफ एंगल हम बोलते हैं। यानी कि जो टूल की सरफेस है वो पीछे की तरफ में ग्राइंड की जाती है, जिससे कि ये जो वर्क पीस है, जॉब है, उसके साथ में रब ना करे। अब टॉप व्यू में आते हैं तो यहां पे कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें जो एंगल दिख रहा है वो है यहां पर साइड कटिंग एज एंगल। जो हमारी कटिंग एज है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड ग्राइंड की जाती है और इस एंगल को हम बोलते हैं, जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाती है, इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। ऐसे ही जो इसका फ्रंट पार्ट है वो पीछे की तरफ में ग्राइंड होता है और इस एंगल को हम बोलते हैं एंड कटिंग एंगल या फिर फ्रंट कटिंग एज एंगल।
अब साइड व्यू की बात करें तो यहां पर ये सरफेस, जो ऊपर वाली ये जो सरफेस है जिसको हम फेस बोलते हैं, ये नीचे की तरफ में ग्राइंड किया जाता है जिससे कि हमारी चिप आसानी से फ्लो हो सके, और इस एंगल को हम बोलते हैं साइड रेक एंगल। ऐसे ही ये जो सरफेस है ये भी पीछे की तरफ में इंक्लाइंड होती है और इस एंगल को बोलते हैं साइड रिलीफ या साइड क्लियरेंस एंगल। तो एक एक करके इन एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे, इनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले है रेक एंगल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ ए टूल विच कंट्रोल्स फॉर्मेशन, टाइप एंड फ्लो ऑफ चिप। जो सबसे पहला एंगल है वो है रेक एंगल। ये हमने बताया ये किसी भी टूल का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है, क्योंकि यही एंगल ये डिसाइड करता है कि जो चिप बनेगी, जो मेटल रिमूव हो रहा है उसकी चिप बनेगी, वो किस तरह की होगी और उसका फ्लो वो टूल के ऊपर से किस तरह से फ्लो होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एंगल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेक एंगल दो तरह के होते हैं, एक है बेक रेक एंगल जिसको हम एंड रेक एंगल भी बोलते हैं, और दूसरा है साइड रेक एंगल जो हमें साइड व्यू में दिखाई देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैक रेक एंगल की। बैक रेक एंगल को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव रेक एंगल। अगर जो एंगल है, जो टूल की सरफेस है वो पीछे की तरफ में इंक्लाइंड है इस तरह से, जैसे यहां पर फिगर में दिख रही है, तो इस तरह के पोजीशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। जनरली टूल्स में पॉजिटिव रेक एंगल ही दिया जाता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज मोर फॉर सॉफ्ट मटेरियल एंड लेस फॉर हार्ड मटेरियल। जो ये बैक रेक एंगल है, अगर हम किसी सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये ज्यादा होगा, जबकि हार्ड मटेरियल के लिए ये कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो टिप है, जो ये यहां पर जो मटेरियल है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे मटेरियल कम होगा तो हमारा टूल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इसीलिए जो हार्ड मटेरियल को जब हम मशीन करते हैं तो इस एंगल को कम रखा जाता है, जिससे कि हमारी टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहे, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसको हम बढ़ा सकते हैं। इस एंगल से जो वर्कपीस है उसमें पेनिट्रेट करने में टूल को मदद मिलती है। ये अगर मान लीजिए हमारा वर्कपीस है तो ये जितना शार्प होगा ये एज, उतनी आसानी से ये वर्कपीस में अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन अगर हार्ड मटेरियल है तो हम इसको ज्यादा इस एंगल को नहीं बढ़ा सकते, अदरवाइज हमारा टूल टूट जाएगा। तो ऑप्टिमम बैक रेक एंगल फॉर डक्टाइल मटेरियल इज 10 डिग्री टू 15 डिग्री। तो ये हमारी रेंज है जो हम एक डक्टाइल मटेरियल के लिए बैक रेक एंगल रखते हैं, 10 डिग्री से 15 डिग्री। पॉजिटिव रेक एंगल्स आर बेस्ट रिकमेंडेड फॉर मशीनिंग ऑफ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। तो ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए। इट इज रिकमेंडेड टू बी यूज इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट टाइप कटिंग कंडीशन, और साथ ही हम ऐसी जगह पर इनको यूज करते हैं जहां पर कटिंग लगातार हो रही है, यानी कि रुक रुक कर कटिंग नहीं हो रही है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। अगर इसको हम इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक कर कटिंग होने वाली जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो टूल की जो टिप है उसको टूटने का डर यहां पर हमेशा रहता है। इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव रेक एंगल। अगर हम पॉजिटिव रेक एंगल यूज करते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले है इनिशियली टूल इंक्रीजेस। शुरू में एंगल के साथ टूल लाइफ बढ़ेगी, और एक पर्टिकुलर एंगल तक जाने के बाद ये घटना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एंगल को शुरू में बढ़ाएंगे तो हमारी फोर्सेस कम होंगी, पेनिट्रेशन अच्छा होगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर हम इस एंगल को बढ़ाएंगे तो हमारा टूल कमजोर होगा, और कमजोर होने की वजह से क्या होगा, उसकी टूल लाइफ
कम हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्क डन, यानी कि जो हमें काम करना है, फोर्सेस जनरेटेड, जो यहां पर बल उत्पन्न हो रहे हैं, एंड पावर कंजप्शन इज लेस। अगर पॉजिटिव रेक एंगल है तो ये सब चीजें कम होंगी, एंगल के साथ धीरे धीरे ये कम होती जाएंगी। पॉजिटिव रेक एंगल हेल्प्स इन चिप फॉर्मेशन। पॉजिटिव रेक एंगल होगा तो जो चिप फॉर्मेशन है, जो वर्कपीस की जो चिप बनेंगी वो आसानी से बन पाएंगी। प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट सरफेस फिनिश। पॉजिटिव रेक एंगल जो टूल होता है उससे हमें सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिलती। अब दूसरा जो है वो है नेगेटिव रेक एंगल। अब यहां पर देख रहे हैं, जो अभी हमने पहले टूल हमने अभी डिस्कस किया पॉजिटिव रेक एंगल, उसमें क्या है कि जो टूल है वो पीछे की तरफ में ग्राइंड किया गया है, जबकि जो ये है नेगेटिव रेक एंगल ये उल्टा है, ये इसके ठीक अपोजिट है। तो इससे क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मटेरियल है वो कम है, जबकि यहां पर मटेरियल ज्यादा है टूल में। तो इस वजह से ये वाला जो टूल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये ज्यादा टफ है और ये ज्यादा फोर्सेस को बियर कर सकता है। इट इज अपोजिट टू पॉजिटिव रेक एंगल। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पॉजिटिव रेक एंगल है उसका ठीक उल्टा है। इट इज यूज्ड फॉर टर्निंग और मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, जो भंगुर जिनको हम मटेरियल बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। और इंटरमिटेंट मशीनिंग, क्योंकि ये टूल पॉजिटिव रेक एंगल के मुकाबले ज्यादा हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको हम इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक कर होने वाली मशीनिंग में यूज कर सकते हैं। और ये कहां पर यूज होता है जनरली? शेपिंग में, प्लेनिंग में, ग्राइंडिंग में, ब्रोचिंग में, ऐसी जगहों पर हम इसको नेगेटिव रेक एंगल को यूज करते हैं। साथ ही जो एब्रेसिव ग्रिड्स होती हैं, जो हम ग्राइंडिंग व्हील में यूज करते हैं, या फिर लैपिंग होनिंग जो प्रोसेस होते हैं उनमें यूज करते हैं, वहां पर भी नेगेटिव रेक एंगल ही यूज किया जाता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? टूल विद नेगेटिव रेक एंगल आर स्ट्रॉन्गर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि क्योंकि यहां पर मटेरियल हमारे पास ज्यादा रहता है टूल में, तो ये जो टूल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और कैन बी यूज फॉर हैवी कट, यानी कि एक ही बार में काफी सारा मटेरियल निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि टूल स्ट्रॉन्ग है तो टूल लाइफ हमारी ज्यादा होगी। कटिंग फोर्स जनरेटेड पावर कंजप्शन इज मोर। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पे जो है टूल की टिप है वो उतनी शार्प नहीं है यहां पर, ये इसलिए जो पेनिट्रेशन है उसके लिए फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो कटिंग फोर्स, पावर कंजप्शन नेगेटिव रेक एंगल टूल के लिए ज्यादा होती है। लेकिन यहां पे सरफेस हमें ज्यादा मिलेगी, तो जो हीट डिसिपेशन है यानी कि जो ऊष्मा है वो आसानी से वितरित हो जाएगी। अब तीसरा है जीरो रेक एंगल। इसमें जो सरफेस है टूल की वो बिल्कुल सीधी होती है, इसको हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल ग्राइंड किया जाता है, इसमें कोई भी टेपर या एंगल नहीं दिया जाता है। इसको, इस तरह के टूल को जनरली ब्रास की मशीनिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो ब्रास की जो चिप्स बनती हैं मशीनिंग के समय पे वो बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत ही कम प्रेशर वो डालती हैं टूल पे। तो इस वजह से जीरो रेक एंगल हम जनरली ब्रास की मशीनिंग के लिए यूज करते हैं। इसके साथ ही जो कार्बाइड टिप टूल होते हैं उनमें भी नेगेटिव रेक एंगल हम यूज करते हैं। कार्बाइड टिप टूल क्या होते हैं ये हम टूल मटेरियल में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट एंगल आता है साइड रेक एंगल, जो कि हमें कहां दिखाई देगा? साइड व्यू में।
तो ये जो एंगल है, इस सरफेस को हमने नीचे की तरफ में इंक्लाइंड किया है, और ये जो एंगल हॉरिजेंटल से बनाती है ये सरफेस, इसको हम बोलते हैं साइड रेक एंगल। इस एंगल की, ये जो एंगल है वो चिप को फ्लो करने में मदद करता है। जो चिप वर्कपीस की कटिंग के समय पे बनती हैं, यहां पर ये अगर हम मान लें वर्कपीस है और यहां पर ये टूल है, तो इसकी एक चिप यहां पर बनेगी और ये इस सरफेस पे स्लाइड होते हुए नीचे चली जाएंगी। तो ये एंगल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिस एंगल वेरीज बिटवीन 5 डिग्री टू 15 डिग्री। इसको ये 5 से 15 डिग्री तक का ये एंगल हो सकता है। नेक्स्ट है साइड कटिंग एज एंगल। ये जो एंगल है इसको अप्रोच एंगल भी बोला जाता है। अगर हम टॉप व्यू देखें, ये अगर हमारा टूल है, और ये वर्कपीस है यहां पर, तो ये जो सरफेस है, ये जो एंगल बना रही है, इसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। दिस एंगल कंट्रोल्स द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ चिप। तो जो चिप बन रही है वर्कपीस की, उसकी चौड़ाई और मोटाई, उसको ये एंगल डिसाइड करता है, ये इफेक्ट करता है। जितना ये एंगल ज्यादा होगा, चिप की लंबाई उतनी ज्यादा होगी और थिकनेस उतनी ही कम होगी। अगर ये एंगल कम होगा तो लंबाई कम होगी और थिकनेस ज्यादा होगी। इस एंगल का नॉर्मल रेंज जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। अब आती है एंड कटिंग एज, जो कि है ये वाला एंगल। ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं टूल का, और ये है फ्रंट व्यू। तो ये जो सरफेस है वो पीछे की तरफ में यहां पर ग्राइंड की गई है। ये एंगल 8 से 15 डिग्री के बीच में वेरी करता है, और ये एंगल हमें इसलिए दिया जाता है कि जो सरफेस है वर्कपीस की, उससे ये रब ना करे। ये हमारा वर्कपीस है, ये ग्राइंडिंग हो रहा है, तो टूल हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये सरफेस हमारी पूरी तरह से सरफेस की मशीनिंग हो चुकी है। अगर ये एंगल नहीं होगा तो ये टूल इस सरफेस पे रब करेगा और जो हमारी सरफेस की फिनिशिंग है उसको खराब करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये एंगल दिया जाता है। नेक्स्ट, साइड क्लियरेंस एंगल। यहां पर आप देख सकते हैं साइड व्यू में ये टूल को पीछे की तरफ में ग्राइंड किया जाता है। इसका भी पर्पस यही है कि जो वर्कपीस है उसके साथ कटिंग टूल रब ना करे, अदरवाइज हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होगा और टूल ब्रेक भी हो सकता है। ये एंगल भी 5 से 15 डिग्री के बीच में बनाया जाता है और इसको क्लियरेंस एंगल के अलावा रिलीफ एंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस एंगल को बहुत ज्यादा बना देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे, यानी कि इस तरह से यहां पर हम इसको बढ़ा दें, तो टूल की जो टिप है वहां पर मटेरियल कम हो जाएगा और वो कमजोर हो जाएगी। एंड क्लियरेंस एंगल, ये एंगल हमें फ्रंट व्यू में दिखता है, यानी कि जो टूल है उसका फेस पीछे की तरफ में यहां पर ये इंक्लाइंड है।
अब यहां पर ये मान लीजिए हमारा वर्क पीस है जो रोटेट हो रहा है। जब वर्कपीस रोटेट होता है तो जो फिनिश्ड जो हमारा पार्ट है उसके साथ में वर्कपीस के साथ यहां पर टूल रब ना करे, उसको अवॉइड करने के लिए ये एंगल दिया जाता है, क्योंकि जो वर्कपीस है उसमें कुछ इलास्टिक रिकवरी होती है। जब टूल उसके अगेंस्ट में रब कर रहा है तो वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, लेकिन जैसे टूल आगे मूव करेगा वो उतना जो वर्कपीस का पोर्शन है वो वापस से इलास्टिक रिकवरी उसकी होगी, यानी कि वापस से अपनी इनिशियल शेप में आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस में ये टूल के साथ में रब ना करे, हमारी जो वर्कपीस है उसकी सरफेस फिनिश बेकार ना हो, तो ये एंगल बनाया जाता है। और इस एंगल को डक्टाइल मटेरियल के लिए ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें इलास्टिक रिकवरी ज्यादा होती है। Nose radius. It is the point where all the cutting edges of tool meet together. तो ये जो पॉइंट है जहां पर कटिंग एजेस आकर मिल रही हैं, ये साइड कटिंग एज है और ये एंड कटिंग एज है। तो इस पॉइंट को हम एक शार्प नहीं करते हैं, यहां पर एक रेडियस, अगर हम इन दोनों एजेस को रेडियस ना देके कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट, शार्प पॉइंट हमको यहां पर मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि इस पॉइंट पे बहुत सारी स्ट्रेसेस यानी कि प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगी और जो ये टूल है उसकी टिप यहां पर ये टूट भी सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहां पर इसको पूरी तरह से शार्प ना बनाकर एक रेडियस दे दिया जाता है, जिससे जो स्ट्रेसेस हैं वो कम डेवलप हों और जो हमारा टूल है उसका जो वियर और टियर है, यानी कि उसमें जो घिसाव या क्षरण होता है वो कम हो सके, और साथ ही जो सरफेस फिनिश है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है नोज रेडियस प्रोवाइड करने से। तो जहां पे जो नोज रेडियस है ये 1 से 2 mm की रेंज में प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा नोज रेडियस प्रोवाइड कर देंगे टूल पे तो उससे भी हमारी कटिंग की जो कैपेसिटी है टूल की वो कम हो जाएगी और फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो इसको हम 1 से 2 mm की रेंज में ही ज्यादातर इसको रखा जाता है। अब बात करते हैं कटिंग टूल सिग्नेचर की या फिर नॉमेनक्लेचर की, कि अगर हमें कोई कटिंग टूल को डिफाइन करना है या फिर उसको क्लासिफाई करना है, उसका स्पेसिफिकेशन बताना है कि इस टूल के कौन कौन से एंगल्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं। किसी भी मशीन को जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है उसकी स्पेसिफिकेशन। हम एग्जांपल ले लें, अगर हमें कोई एक ड्रिल मशीन लेने जाना है तो ड्रिल मशीन की कैपेसिटी हमको बतानी पड़ेगी कि कितने हॉर्स पावर की ड्रिल मशीन हमको चाहिए, साथ ही उसकी जो आगे चक है जिसमें ड्रिल बिट लगेगी उसका साइज कितना होना चाहिए, कितने से कितने साइज तक की ड्रिल बिट वो पकड़ सके, होल्ड कर सके, तो ये हमको बताना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही अगर हम फोन की बात करें तो हम उसमें जब हम कोई फोन परचेज करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें रैम कितनी है, उसमें उसका साइज कितना है, उसकी प्रोसेसर कैसा है, तो ये सब जो पैरामीटर्स है इन्हीं को हम उसके नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो ऐसे ही कटिंग टूल के भी नॉमेनक्लेचर होते हैं। और जो नॉमेनक्लेचर के हमारे कुछ सिस्टम्स हैं टूल के, वो हैं सबसे पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में ASA सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। तीसरा है ब्रिटिश सिस्टम। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहां पर सिर्फ ASA सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये अब हमारा टूल आ गया, ये सभी एंगल्स आ गए जो हमने डिस्कस किए हैं। ये है इसका बैक रेक एंगल, उसके बाद में साइड रेक एंगल यहां पर हमको दिख रहा है,
हम इसको मार्क कर लेते हैं 1, साइड रेक एंगल 2, उसके बाद यहां पर आपको साइड कटिंग एज एंगल दिख रहा है, ऐसे ही यहां पर एंड कटिंग एज एंगल या फ्रंट कटिंग एज एंगल दिख रहा है। उसके बाद ये आपका नोज रेडियस है यहां पर, और ये है क्लियरेंस एंगल, ये एंड क्लियरेंस एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल, और ये हो गया साइड क्लियरेंस एंगल। तो ये सभी एंगल्स और इनकी इंपॉर्टेंस हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको टूल का सिग्नेचर कैसे रखेंगे। टूल का सिग्नेचर में सबसे पहले आता है बैक रेक एंगल, यानी कि जो हमने 1, उसके बाद साइड रेक एंगल यानी कि 2, उसके बाद एंड रिलीफ एंगल यानी कि ये। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि बैक रेक एंगल के बाद में हम साइड कटिंग एज एंगल ना लेके रिलीफ एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद साइड रिलीफ एंगल यानी कि ये वाला एंगल, उसके बाद एंड कटिंग एज एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है यहां पर, उसके बाद साइड कटिंग एज एंगल यहां पर ये, और सबसे लास्ट में आएगी नोज रेडियस। तो इस तरीके से इन 7 पैरामीटर्स की मदद से हम एक टूल का सिग्नेचर बना सकते हैं। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? अमेरिकन सिस्टम ऑफ ASA जिसको हम बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आएगा बैक रेक एंगल, फिर साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और सबसे लास्ट में आएगा नोज रेडियस। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये हमें एक टूल सिग्नेचर का एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टूल सिग्नेचर दिया हुआ है एज पर ASA। अब इन पैरामीटर्स को देख के हमें समझना है ये कौन कौन से एंगल्स हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, ये है सबसे पहले, ये हमारा टूल आ गया। तो ये है हमारा कौन सा? बैक रेक एंगल, या फिर हम इसको एंड रेक एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा ये साइड रेक एंगल, ये कितना दिया हुआ है? 12 डिग्री। उसके बाद तीसरा है ये, जिसको हम एंड रिलीफ एंगल या फिर फ्रंट रिलीफ एंगल बोलते हैं। उसके बाद है फोर्थ साइड रिलीफ एंगल। फिफ्थ एंगल जो दिया हुआ है वो है ये वाला, यानी कि एंड कटिंग एज एंगल। उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है जो कि है साइड कटिंग एज एंगल, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है 2 mm। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है हमारी नोज रेडियस। इस तरह से हम किसी भी टूल का सिग्नेचर बना सकते हैं एज पर ASA। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, एंड जल्द ही हम आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम कटिंग टूल के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।